इंसाफ NA-131 के उम्मीदवार साबका तहसील नाज़म कसूर आगा नवीद हाशिम रिजवी साहब, आइए आज इनसे करते हैं सियासी बातें और शहर कसूर के मसाइल भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आगा साहब, आप हमें बताएं कि कैसे जो ख्याल आया कि दोबारा हल्के में आ गए और कैसे अब अपनी सियासत को कंटिन्यू करेंगे? साहब, यहाँ एक खला है लीडरशिप की। खैर, खला यहाँ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में भी है जी। और सच्ची बात है कि मेरे लिए इमरान खान की पर्सनैलिटी जो है, बताते खुद इमरान खान साहब, चेयरमैन साहब, उनका एक जो स्लोगन है, बेसिक स्लोगन, करप्शन से पाक पाकिस्तान, ये वो बात है जो मैं पिछले 20-22 सालों से कह रहा हूँ। पूरा कसूर वाकिफ़ है, तहसील में भी मेरा यही था और मैं ये कहता था कि करप्शन वो नासूर है जो हमें खाए जा रहा है। और आज देख लीजिए आप मुल्क की जो हालत है, हम कहाँ पहुँच गए हैं। वी आर एट द ब्रिंक्स ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो ये था कि अपनी कोशिश है जितना कंट्रीब्यूट कर सके कि कोई मुस्बत तब्दीली आ सके। अगर साहब, सियासत का आगाज़ कब किया था और किस वक्त आपको शौक़ आया सियासत का? साहब, मैं सियासत में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सोशल वर्क। और ये चीज़ मैंने अपनी वालदा से सीखी थी। वो आपको यहाँ कसूर वालों को सबको मालूम है, पिछले 40-45 साल से उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई थी, लेकिन क्योंकि सोशल वर्क में थी, बाय डिफ़ॉल्ट सियासत में भी आ गई। और मैं ये समझता हूँ कि अम्मा की लोगों ने बहुत पजीराई की। एक वक्त था कि मोहम्मद अली खाई साहब मरहूम, उनका 1-to-1 इलेक्शन हुआ और अम्मा ने उन्हें बीट किया। जी जी। और उसी सोशल वर्क को मैं लेके आगे बढ़ा हूँ और मैंने भी जो बहसियत तहसील नाज़िम काम किया, उसमें सिर्फ एक ही अंसर था और वो था खिदमत खल्क। तो ये स्पिरिट है। अब सियासत क्योंकि उसका एक हिस्सा बन गई है, लेकिन अभी भी बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो सोशल वर्क की है, लोगों की खिदमत है। ठीक है। कसूर की सियासत में आप अपने पुराने नाज़मीन जो हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? पहले का सफ़र और अब के सफ़र में क्या आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको कहूँगा कि जिससे भी मेरा वास्ता बना है वो मजबूत ही हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। बल्कि अभी चंद दिन पहले जब मैंने अपने कैंडिडेचर का अनाउंस किया था, तो उस वक्त मैंने हंस के कहा था, ऐसा लग रहा है कि मिनी तहसील काउंसिल यहाँ बैठी हुई है। तो तमाम पुराने साथी अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं और नए नए साथी उसमें जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है। इस वक्त NA-131 के तकरीबन 5 से 6 उम्मीदवार मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के हामी हैं और अपना वर्क कर रहे हैं। तो आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको टिकट दे देगी? कोशिश है साहब, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कोशिश कर रहा हूँ। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरा प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो बेसिक एक पाथ है, जो एक ऑब्जेक्टिव है, करप्शन से पाक साफ शफाफ पाकिस्तान जी, उसमें मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि कभी कोई मुझ पे उंगली नहीं उठा सकता। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मंशूर है पार्टी का, उसमें मैं पूरा उतरता हूँ। बाकी रही बात लोगों में एक्सेप्टेंस की, तो आप कसूर में फिर के देख लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा कितनी पजीराई मिल रही है मुझे। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग पुराने नून लीग के थे वो अब बुला के और ऐलानात करा रहे हैं। और उनका कहना यही था कि जी आपका माजी शफाफ है, आपसे तवक्को है कि आप वैसे ही काम करेंगे। तो पार्टी से हट के, पुरानी एफिलिएशन से हट के वो सपोर्ट करने की उन्होंने मुझे बहुत से लोगों ने यकीन दहानी कराई है। जी ठीक है। अगर साहब, मरहूम इमरान ज़ेब कम्बो, उनकी फैमिली किन के साथ है इस वक्त, कोई आप अंदाजा? ये सवाल बनता नहीं है क्योंकि वो फैमिली मेरी फैमिली है। और बल्कि आपने साइन बोर्ड्स देख लीजिए, उसमें इमरान ज़ेब के साहबजादे जो हैं, 2 साहबजादगान, उनका बाकायदा उन्होंने अपनी तस्वीर लगा के खुद उन्होंने वो फ्लेक्सेस लगाई हैं। खालिद ज़ेब साहब जो हैं वो भी इमरान ज़ेब के बड़े भाई, वो भी बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है। बल्कि शहरोज़ जो खालिद ज़ेब के बेटे हैं
उन्होंने कल टेलीविजन पे बाकायदा यहाँ आप ही के चैनल ने उनका टिकट चलाया है कि साहब हम नवीद रिजवी और हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्किंग का मामला है और यहाँ पे जो देखा जाए धड़ेबाजी काफ़ी बनी हुई है, पार्टीबाजी बनी हुई है, तो आप समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में ये इकट्ठे हो पाएंगे? साहब मैं तो सब पार्टी वालों को कहूँगा कि पीटीआई एक बेड़ा है और हम सब उसमें सवार हैं और उसकी बेहतरी के लिए हम सबको मिलके काम करना है। आप यूँ समझ लेंगे क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, हर बैट्समैन चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स ले, हर बॉलर चाहता है ज़्यादा ज़्यादा विकेटें ले, लेकिन एंड रिजल्ट फ़ायदा किसे होता है? वो पार्टी को होता है। तो मेरी तो स्पिरिट ये है कि मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ और दीगर लोग हैं वो अपनी कोशिश करें, उसके बाद पार्टी जैसे बेहतर समझेगी उसे टिकट दे देगी और फिर सबको मिल के उसके साथ। हाँ, ये मैं चीज़ ज़रूर कहूँगा जगह जगह पे कि तमाम जो, मैं अभी कैंडिडेट्स नहीं कहूँगा, भी मैं कहूँगा एस्पिरेंट्स जो कि ख्वाहिशमंद हैं टिकट के, उनसे एक हलफ लिया जाए कि माजी की तरह वो गलती नहीं दोहराएंगे कि टिकट ना मिला तो किसी तरफ और चले जाएं। दे हैव टू रिमेन इन द पार्टी, दे हैव टू वोट एंड सपोर्ट द कैंडिडेट ऑफ पीटीआई। आपकी वालदा मरहुमा अमन उशाद बेगम, अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, उन्होंने मलक मोहम्मद अहमद खान साहब को, जो उनकी जो वालिद हैं मलक मोहम्मद अली साहब का डिप्टी सेनेट चेयरमैन, उनको जब उनको हराया तो कैसे वो सिस्टम था, किस तरह उन्होंने? कोई सिस्टम नहीं था, कोई अम्मा की यहाँ कोई बरादरी नहीं थी, हम मुकामी नहीं थे, लेकिन उसमें सिर्फ एक था कि अम्मा ने जो लोगों की खिदमत की, बेलौस खिदमत की, जी जी, उसके सिले में लोगों ने अम्मा को वोट दिया और उसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। और वही स्पिरिट जब मैं खड़ा हुआ था तहसील आज़िम के लिए, तो उस वक्त आपको पता है मलिक रशीद साहब के अगेंस्ट था, जो इस वक्त MNA हैं नून लीग के, उनके अगेंस्ट कॉन्टेस्ट किया था और अल्लाह ने फतह दी थी। वो भी ये कि लोगों को ये अंदाज़ा है कि ये लोग किसी लालच नहीं बल्कि बेलौस खिदमत के जज्बे से कर रहे हैं, उन्होंने सराहा। और अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप फिर देख लेंगे कि लोगों की शफ़क़त और मोहब्बत, यही सिंपल सा रीज़न है जी। रिजवी साहब, यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरक्याती काम करवा रही है और मज़ीद यहाँ पे जितने भी फंड्स आए हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवारान ने भी इसका क्रेडिट लेना चाहा, तो आप क्या समझते हैं कि ये साहब देखिए, असलियत सबको पता है। मैं देख रहा था पिछले दिनों में जो लाहौर देपालपुर रोड, बिल्कुल लाहौर गंडा सिंह वाला रोड और कसूर देपालपुर रोड, साहब ये तो मतलब ऑफ कोर्स करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इसका क्रेडिट मियां खुर्शीद कसूरी को जाता है। इसी तरह जो गैस यहाँ पर आया है उसका क्रेडिट भी उन्हें जाता है। अब वो कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करे, लेकिन लोग अंधे तो नहीं है, उन्हें पता है। और मियां खुर्शीद कसूरी साहब किस पार्टी से थे? अब यस, उन्होंने कहा कि मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स से वो कर दिया है, रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन उनकी पार्टी पीटीआई थी। तो मैं तो ये कहूँगा क्रेडिट पीटीआई को ही जाता है, पीटीआई को ही जाता है। और यहाँ पे तकरीबन हम देखें तो कसूर इस वक्त जो शहर है और ज़िला कसूर बल्कि यूनिवर्सिटी से महरूम है, तो आप इसमें आपकी क्या राय होगी कि इतनी देर सियासतदान रहे और इतना कसूर में फंड्स भी आए, सब कुछ हुआ, तालीम पे फोकस नहीं हुआ, क्या इस पे आप कहेंगे? इन सब बुराइयों की एक ही जड़ है और वो है फाइनेंशियल करप्शन। पैसा आता है, रिसोर्सेज हैं, अगर उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए तो ये महरूमियत ख़त्म हो जाए। मैं आपको यहाँ एक सुनाता हूँ कि जब तहसील नाजिम था मैं, जब तहसील का हमारा टेन्योर पूरा हुआ है, उस वक्त 21 करोड़ रुपया तहसील के अकाउंट में था। और वो 21 करोड़ इसलिए बचाया हुआ था कि उस ज़माने में एक प्रोग्राम था कि वर्ल्ड बैंक जो था वो 80% ग्रांट देता था, 20% जो है वो लोकल अथॉरिटी वो डाले, जिसमें CCP होता है, ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम था। तो उसमें मेरा ख्याल था कि 20 करोड़ ये होंगे, 80 करोड़ वर्ल्ड बैंक से लेंगे और पूरी तहसील में जहां पानी, जहरीला पानी बच्चे पीते हैं, उन तक पहुंचाया जाए। कहने का मकसद ये है रिसोर्सेज होती हैं, लेकिन हम उसको बीच में चोर डाकू, आपको पता है कौन लोग चोर डाकू हैं, मतलब अगर आप मुझसे नाम लेने कहेंगे तो मैं नाम भी ले दूंगा, वो खा जाते हैं। कमीशन माफिया, हर टेंडर में मैं ये कहूंगा कि 40-45% जो है पिलफरेज हो जाती है। तो फिर
ये सब महरूमियत होंगी। अल्लाह करे कि पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में आए, ताकि ये जो बेरारवी है, बेईमानी है, इसका कलअम कर सके। जी ठीक है। लेकिन उसके लिए आप कहेंगे पीटीआई 3.5 साल थी, क्यों नहीं किया? एक सिंपल सी बात थी, करना चाहते थे, करने नहीं दिया। 3.5 साल में बहुत से लोगों के केसेस बने, लेकिन एक की भी कन्विक्शन नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान के हाथ बंधे हुए थे, वो डिपेंडेंट था लोगों पे। अल्लाह खैर रखे, 2/3 के साथ आएगा विद फुल अथॉरिटी, इंशाल्लाह ये सब प्रॉब्लम्स हल होंगी। अगर साहब यहाँ पे जो कसूर में इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन जो है 70% जो तबका है वो सफ़ेद पोश है, तकरीबन उससे ऊपर जो है तबका जो देखें तो हम उसे वेल एजुकेटेड और वेल कहते हैं, तो जो वो तो लाहौर चले जाते हैं। यहाँ पे जो सेहत का कसूर में निज़ाम है वो भी इतना ख़ास कर नहीं है, तो आप गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, कोई एक अच्छा सा इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बनाना चाहिए यहाँ पे? साहब हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमें यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, मतलब आप हर चीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। एकदम आपके दिल में खान साहब की मोहब्बत जाग उठी है, आपको लगा है कि खान साहब इलेक्शन जीत सकते हैं, तो आपने बहती गंगा में हाथ धोने के इलेक्शन का ऐलान कर दिया। ये सरासर गलत है। उसका वाजिया सबूत ये है कि खुडिया में जो मेरा डेरा है, यस मैं उस वक्त मुल्क में नहीं था जब पिछले इलेक्शन हुए, लेकिन वो डेरा पीटीआई के लिए ही वक्त किया गया था, और उस डेरे में राशिद तुफैल और सरदार मोहम्मद हुसैन साहब, वो उनका डेरा बना हुआ था। बल्कि मुझे सरदार मोहम्मद हुसैन साहब ने फ़ोन किया कनाडा में कि रिजवी साहब शुक्रिया आपने डेरा दिया। मैंने कहा सरदार साहब मैंने आपको नहीं दिया, मैंने पीटीआई को दिया है। ये सब चीज़ें तो हैं। ये कहना कि जी बहती गंगा में, साहब मैं उस वक्त भी पीटीआई में था, और तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं जो भी पीटीआई का कैंडिडेट होगा उसको अपना इलेक्शन समझ के लड़ूंगा। उसकी एक वजह है, हम अगर कहते हैं ना वखरा वखरा कोड़ा कर डालेंगे तो जीत नहीं हो सकती। हमें एक होके और इंशाल्लाह एक हो जाएंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता, ये बात है। किस बुनियाद पर आप समझते हैं कि आप कसूर में तमाम उम्मीदवारान में से बेहतर समझते हैं? ये मुझसे ना पूछेंगे, आप हल्के में पूछें। मतलब आप ये देख लीजिए कि एक राय आमा जी, दैट इज व्हाट मैटर्स। बल्कि मैंने जो अभी तंजीम है इनकी मदर बॉडी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप कसूर और गिरदो नवा से कोई 300-400 जो मोज़ज़ीन हैं, जो काउंसलर्स हैं, नाजिम रह चुके हैं, नायब नाजिम रह चुके हैं, या वोटों के हिसाब से साहिब हैसियत लोग हैं, उनको इकट्ठा करें, उनके सामने अव्वल तो ये कैंडिडेट्स को भी सामने बिठा दे और हल्फ ये लें कि भाई जब जिसे टिकट मिलेगा वो लड़ेगा, बाकी सब उसे सपोर्ट करेंगे। और दूसरा उनसे राय ले लें, आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा, वो एक सर्वे हो जाएगा कि कौन मुस्तहिक है कौन नहीं है। सिंपल सी चीज़ है। जी ठीक है। आमतौर पर देहाती इलाकों में मुकामी उम्मीदवारान को तरजीह दी जाती है, मगर आपका मुकामी तौर पर ना तो यहाँ घर है और ना ही यहाँ पे आपका डेरा है, वो आपको लगता है कि आवाम आपको कबूल करेगी? साहब मैं एक चीज़ कहूँगा, उसका एक ही जवाब है। मैं 5 साल तहसील नाजिम रहा, कसूर में रहा। एक आदमी से मुझे ये बता दें कि मैंने अपने फ़राइज़ में कोई कोताही की हो या किसी को शिकवा शिकायत हो, लोगों में रह के मैंने खिदमत की। बीच में एक स्पैन था जो मेरी अपनी ज़ाती मजबूरी थी, मेरी फैमिली कनाडा, बच्चे कनाडा में थे, तो मैं उसमें 2-3 साल का वहाँ गया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी यहाँ आ गए हैं, बिजनेस भी उन्होंने संभाल लिया है। हूँ मैं वेला आदमी हूँ, मैं वो कहते हैं ठोक के सियासत में हिस्सा ले सकता हूँ और लोगों की खिदमत कर सकता हूँ। जी ठीक हो गया। और कसूर में इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि पहले पिछले जितने भी दौर आए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है गढ़ है। पिछली दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह यहाँ पे शिकस्त हुई। उसकी क्या वजह है? हर दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार क्यों जीत जाते हैं? जो माजी में हो गया वो हो गया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। और वो मैंने आपको बताया, लाहौर भी नून लीग का गढ़ है। आज बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स देख लें, और अब तो बाई इलेक्शन में तो 75% रिजल्ट था। इंशाल्लाह आप देखेंगे अब 80-85% पीटीआई के हक में होगा। आप जब बाहर जाके यूथ से जरा बात तो करें। मतलब मैं तो जहां जा रहा हूं, यकीन जाने जो पुराने नून लीग के सपोर्टर्स थे, उन्होंने कहा जी हुन बहुत हो गई है,
आखिर देख रहे हैं कि लोगों के लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कितना बर्दाश्त करेंगे। तंग आमद ब जंग आमद, और उन्हें अपनी आफियत ही एक नून लीग से और पीडीएम से हट के नजर आ रही है, और उन्हें वो इमरान खान को एक मसीहा समझते हैं कि अगर कोई बचा सकता है तो वो इमरान खान बचा सकता है। ये सिंपल सा रीज़न है। और देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त तमाम जो जमातें हैं पीडीएम की शक्ल में जो इनका गठजोड़ हो चुका है, तो आप समझते हैं कि अकेला लीडर जो इमरान खान इनको मिला है इनके अगेंस्ट मुकाबले में, और ये सारे इकट्ठे होकर उनका मुकाबला कर रहे हैं? वो इकट्ठा हुए क्यों हैं? क्योंकि वो तो सब चोर हैं, उनकी राहें जो हैं वो एक हैं। वरना आपको भूल गए हैं कि मैं सड़क पे चौराहे पे घसीटूंगा, मैं ये करूंगा, मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। आज वो शीरो शक्कर है। उसकी वजह है कि उनकी दोनों नहीं बल्कि सबकी सिमतें एक हैं। लेकिन एक मर्द मुजाहिद है जिसे मैं, और यही मैं कहूँगा कि इसमें अल्लाह ताला की गैब की मदद भी है, क्योंकि कई डिसीजंस इमरान खान के ऐसे हैं जो उस वक्त लगते हैं कि गलत डिसीजंस हैं, लेकिन वक्त ने बताया कि वो सही डिसीजंस थे। तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि ही इज़ अ लकी मैन, और वो नेक नियति से काम कर रहा है और अल्लाह उसकी मदद कर रहा है। रिजवी साहब, यहाँ पे हम देखें तो जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं लाहौर से कसूर रोड और कसूर से दीपालपुर रोड, यहाँ पे मटेरियल का इस्तेमाल नाकस किया जा रहा है और ठेकेदारों की मिली भगत से आप समझते हैं कि यहाँ पे भी कोई करप्शन के कोई अंदेशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के? साहब, अव्वल तो अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है नहीं जी जी, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यस, अगर तहरीक इंसाफ का भी कोई आदमी अगर बेरारवी करता है तो उसको भी रोका है। जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, आप देखें ना कि उनकी राहें जुदा हो गई ना जी, बहुत क्लोज थे। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडिंग प्रोसेस होता है कि छन्नी में से, और तहरीक इंसाफ उस वीडिंग प्रोसेस से गुजर चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्शन अटेन कर ली है, थोड़ा बहुत आइंदा भी कुछ हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं। जी रिजवी साहब, जो आपकी वालदा मोहतरमा है उनका इलाके में हल्के में बहुत नाम सुना है, और अम्मा नुशाद बेगम मरहुमा, उनके पास जो भी जाता था तो उसको हाली हाथ नहीं मोड़ती। इसकी क्या वजह थी कि वो उनको लोगों के दिलों में आज भी वो जिंदा है? वो हर एक को वही प्यार देती थी जो माँ अपने बच्चों को देता है, और उनकी जो एसोसिएशन है, यकीन जाने कि जिससे भी मिलता हूँ वो यही कहते हैं कि जी वो हमारी माँ थी, आप उनके बेटे हो, तो हम आपके भाई हैं। वो इस तरह उसको वो करते हैं। और नहीं, अम्मा का तो मैं कहूँगा कि एक्सट्रीमली डिवोटेड, बट ये भी कहूँगा कि एक्सट्रीमली लकी लेडी ऑल्सो। वजह बाकी दुनिया में उनकी माशाल्लाह जायदाद बहुत सब कुछ है, लेकिन वो यही रह गया। उनके काम नहीं आ रहा वहाँ, उनके काम क्या आ रहा है? लोगों की दुआएं। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशनसीब, और ये उनकी ज़िंदगी की कमाई है, और इससे बेहतर और कमाई क्या हो सकती है? और यही कमाई मैं हासिल करना चाहता हूँ। ये बॉटम लाइन। उसी का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं कि आप? क्रेडिट नहीं जी, जो उनका है वो तो उनका है ही है जी जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी अगर उस हद तक नहीं कर सकता, जितनी कर सकता हूँ खिदमत करूँ, ताकि लोग ये कहें कि नेक माँ का नेक औलाद है, ये कह सकें। ठीक है। और उनका अभी तक कोई खिलाफपुर हुआ है? उनके जाने के बाद कैसा आप फील करते हैं? जब वो थी तो आपको यहाँ में पाकिस्तान में कोई फिक्र नहीं थी, आप अपनी बाहर जिंदगी गुजार रहे थे? वो है ना कि हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने क्या कहा कि भाई उनको होशियार किया कि अब तुम्हारी माँ सर पे नहीं है जी। तो वो तो एक हकीकत है जी। उसको तो मतलब कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन दुनिया चलती है। तो ये है बस। मैं आपने बहुत ही एक होता है ना जज्बाती, बट दैट इज, बट देन इज नथिंग आई कैन डू अबाउट। ऐसे ही है, कल हमें भी चला जाना है। ये तो है, आनी जानी लगी हुई है, ये एक दुनिया फानी है। अगर रिजवी साहब, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं और सारा साल से देख रहे हैं, जो जागीरदाराना निज़ाम है, और हमारे जो देहाती इलाके हैं उधर वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो आप समझते हैं इमरान खान ने अवेयरनेस दी है कौम को और उनको एक नज़रिया दिया है? मैं आपको एक
आज ही का वाकया, एक जगह कट था और उसमें मजदूर तबका ज़्यादा था। बात हो रही थी, मुझसे सवाल जवाब हो रहे थे। मैंने कहा कि भाई वो तोशा खाने का तो क्लियर हो गया कि इमरान खान पे मतलब एक तोशा खाना है। जब उनसे मांगा गया कि वो, मैंने यही कहा तो एक साहब, बज़ाहिर नहीं लग रहा था कि वो इतने ज़्यादा होशियार पढ़े लिखे हैं, कहने नहीं होते सानू पता है वो तुर्की से हार आया था, वो चला गया था, वो गाड़ियाँ आई थी। तो मैं कहा यार अवेयरनेस की ये एक्सट्रीम है और ये सोशल मीडिया को क्रेडिट जाता है। और बिलखसूस यंगर लॉट माशाल्लाह उनमें अवेयरनेस बहुत है और यही एक मेन रीज़न है कि पीटीआई की मकबूलियत का, कि लोगों को जो अवेयरनेस हो रही है वो माइल होते जा रहे हैं। वो कहते हैं केरली अगर ना पता हो तो आप निगल लोगे, लेकिन जब पता हो तो नहीं निकली जा सकती। अब जब लोगों को हकीकत पता चलती जा रही है तो वो पीटीआई की तरफ माइल हो रहे हैं। रिजवी साहब, आप समझते हैं कि खान साहब ने टक्कर दी है? वो अपने इंटरव्यूज में भी कहते हैं कि हमें टक्कर के लोग मिले हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने क्या इदारों को टक्कर दी है, एस्टेब्लिशमेंट को दी है, क्या किसके कहने के मुतरादिफ है ये? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इदारे या एनीथिंग इन पर्टिकुलर, बट मैं ये जरूर कहूँगा कि इस वक्त हक और बातिल की जंग हो रही है। क्योंकि एक तरफ जो भी हैं जो हक की आवाज़ को दबा रहे हैं, जो जबर कर रहे हैं, वो मेरे नज़दीक बातिल है, और जो आदमी हक के लिए खड़ा है वो इमरान खान है। और इंशाअल्लाह जीत हक की होगी। इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का जो हक दिया, क्या आप उधर बैठ के वोट कास्ट कर सकते हैं? तो मुखालफीन ने कहा कि ये तो नामुमकिन है। तो उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, उसको गलत लिया गया, उसको अपना गलत उसको सिमत दी गई कि ये होना ठीक नहीं है। क्या उनका हक नहीं है कि वो बाहर बैठ के ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे वोट कास्ट नहीं कर सकते? सिर्फ उनका हक यही है कि वो पाकिस्तान में हमारी इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूटर हैं जी। 30-31 बिलियन डॉलर्स जो हम यहाँ 1-2 बिलियन के लिए भीख मांग रहे हैं, जो हम कहते हैं कि जी मैं मांगना तो नहीं चाहता, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, ये फेमस अल्फाज है जी। ओ भाई, वो लोग 30-31 बिलियन डॉलर्स आपको हर साल दे रहे हैं, आप उनकी ये बेकदरी कर रहे हो कि उनका जो हक है वो वोट उन्हें नहीं लेने देंगे। एक बात थोड़ी है साहब, मल्टीपल रॉन्ग डिसीजंस हैं। इलेक्शन कमीशन, वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, दुनिया तरक्की कर रही है, आपने नतीजा देख लिया। हर इलेक्शन जो है वो डिस्प्यूटेड हो जाता है। अभी कराची के इलेक्शंस देख लें, सरापा मतलब जमात इस्लामी वो प्रोटेस्ट कर रही है, पीटीआई वो प्रोटेस्ट कर रही है, खुद पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे वोट सही नहीं है जी। तो भाई जब एक साइंटिफिक तरीका है तो उसे क्यों नहीं अडॉप्ट करते? सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। और यही बात है कि जमहूरियत, वोट को इज्जत दो। वो भाई अब वोट को इज्जत दो, इलेक्शन करवाओ जी, क्यों मैदान से भाग रहे हो? हील हुज्जतें 10 हो रही हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि उन्हें आगे हकीकत शिकस्त नजर आ रही है जी। तो सब वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से है। ठीक है। इमरान खान साहब ने आलमी जो है खिताब किया, जो जिसकी वजह से वो जो है दुनिया में माने जाने वाले लीडर हैं इस वक्त। तो क्या आप समझते हैं कि वो एक प्री प्लान सिस्टम था ये, कि अल्लाह की मदद शामिल थी जब उन्होंने इतना बड़ा खिताब किया और उनके घर में खड़े होकर उनको ललकारा? इमरान खान की मैंने देखा है कि जो बात करते हैं वो दिल से करते हैं, और वो जो बात है वो अक्सरियत की तर्जुमानी होती है। मैं मिसाल के तौर पे एक वीडियो है कि उन्होंने कोई फॉरेन जर्नलिस्ट से इंटरव्यू में देते हुए, वो जर्नलिस्ट उनसे ये पूछ रहा है कि आपने इराक वॉर के अगेंस्ट मतलब बोले, आप और वॉर्स के अगेंस्ट बोले, आप यूक्रेन को क्यों नहीं कंडेम करते? इमरान खान ने बहुत, ये नहीं कि वो उससे उन्होंने साइड ट्रैक किया, वो पॉइंट ब्लैंक जवाब दिया कि मैं 220 मिलियन लोगों का नुमाइंदा हूं, मुझे उनका इंटरेस्ट जो है वो फॉरमोस्ट है मेरे लिए। और वो इंटरेस्ट ये है कि रशिया से हमने गैस लेनी है, रशिया से हमने ऑयल लेना है, हमें वीट लेना है, हम उनकी मुखालफत करके, इसलिए उनका कि सुलह हो बेहतर तरीका है। फिर इमरान खान ने कहा तुम मुझसे जो ये सवाल पूछ रहे हो, मुझे ये बताओ कश्मीर के बारे में तुम क्यों नहीं बोलते हो?
उसने दाएं बाएं मारने की बहुत कोशिश की जो एंकर पर्सन था, लेकिन खान साहब ने उसे बिल्कुल कहते ना नुकेलते रखा कि भाई उन गल कर यही करनी है। जी जी बिल्कुल। ये हमें और किसी लीडर में मैंने तो नहीं देखा। जी बिल्कुल ठीक है। रिजवी साहब यहाँ पे हम देखते हैं आए हैं कि कसूर का जो यहाँ पे काफ़ी ऐसी शख्सियात हैं जो कि अपने दिल में ख्वाहिश लेके निकलते हैं कि हम MNA बने, MPA बने, लेकिन अवाम उनको नहीं चाहती। उसकी क्या वजह है कि वो क्या उनकी सियासत का कोई अपना तरीकाकार और है या उसकी वजह क्या है? देखिए जी, पहले तो बड़ा एक महदूद चीज़ थी, 2 पार्टीज थी यहाँ। मतलब देखा जाए तो जो पार्टीज 2 पार्टी सिस्टम था, नून लीग और पीपल्स पार्टी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। जिन्हें टिकट मिल जाता था वही अवाम उन्हें वक्फे से मतलब वो बारियां लेते थे। मतलब एक और वो है कि यू रब माई बैक आई रब योर बैक, वो वाला हाल था। तो मेरी चोरी पे शोर शराबा करो लेकिन कोई मजबूत हाथ ना डालना, यही हो रहा था ना। आज तक कभी कोई कन्विक्शन नहीं हुई, कोई सीरियस केस नहीं बना। अब एक थर्ड पार्टी इमरान खान की आ गई है। पहले नई पार्टी थी, इतनी मतलब जो अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती तो वो पूरे जिम्मेदार होते, लेकिन वो कह रहा हंग पार्लियामेंट, वो वाली बात थी। अब अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह उन्हें मिले। आप देखिएगा नतीजे कितने मुख्तलिफ होंगे। और ये जो आप कह रहे हैं कि लोग, तो वो लोग का ये कि आज भी नून लीग के वही कैंडिडेट्स हैं जो पुराने हैं। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम यह है कि कैंडिडेट बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं। ये अलबत्ता पीटीआई के लिए आप देख लें, हर सीट के लिए 4, 6, 8 उम्मीदवार हैं। तो ये दिस शोज ना कि लोगों की ख्वाहिश है कि ये टिकट मिले। मतलब इट इज अ सॉर्ट आफ्टर कमोडिटी। और इंशाल्लाह जब वक्त आएगा इलेक्शन का तो जाहिर है एक को टिकट मिलेगा और फिर वो 1 to 1 मुकाबला होगा। 1 to 1 नहीं होगा, वो 1 और बाकी 0 होगा इंशाल्लाह। रिजवी साहब, हम देखते आए हैं कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो जो जितने भी उम्मीदवारान हैं, MP हैं, मैंने उनकी जो आवाम के साथ हमदर्दियां बढ़ जाती हैं। वोट लेने के लिए उनके वो वफात पे भी इजहार ताज़ियत करने भी जाते हैं, शादियां भी अटेंड करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये बस फसली बटेरे जब आए, जब इलेक्शन हुआ, बाद में फिर आवाम में से गायब हो जाते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो हकीकत है और वो लोग करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आदमी को अपनी ही एक डगर पे चलना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरा लिबास आम तौर पे कंफर्टेबल हूँ, जीन्स और जैकेट। मुझे हल्के लोगों ने कहा जी आप शलवार कमीज पहन ले। मैं कहा यार शलवार कमीज पहनने से क्या मैं आदमी बदल जाऊंगा? मैं वैसे ही हूँ, वैसे ही रहूंगा। तो ये थोड़ी तब्दीली आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वन शुड ट्राई टू बी एज जेन्युइन एज वन पॉसिबली कैन बी। तो ये आई डोंट बिलीव इन दैट के ये कर दो। हाँ, अगर यस लोगों के मतलब खुशी गमी में शिरकत बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे आप एक्सट्रीम पे मत ले जाएं कि पहले आप बिल्कुल नहीं करते और आप एक दफा हर चीज वो बनावट और तसन्नो, उसमें मैं बिलीव नहीं करता। आदमी को एक कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। रिजवी साहब, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, कसूर के जो मसाइल थे और रिजवी साहब की ज़िंदगी के हवाले से, सियासत के हवाले से, इनके ख़ानदान के हवाले से हमने बातचीत की। और आइंदा इंशाल्लाह मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान हसनैन अली भट्टी, अल्लाह ने के बाद।